हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्टैंडर्ड 10th के लिए है। स्टैंडर्ड 10th वाले स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारे लिए इस साल कुछ आएगा या फिर नहीं आएगा। कम आएगा बट आएगा ज़रूर, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डूज़ एंड डोंट्स हर एक सब्जेक्ट के, कि आपको क्या क्या करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें पता नहीं रहता है कि ये चीज़ में हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बट फिर भी हम लोग उसी चीज़ में लगे रहते हैं। बट अगर आपको कोई स्मार्ट वर्क बता दे, स्मार्ट वर्क मतलब कुछ चीज़ों को एनालाइज करके जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, और जो चीज़ें फालतू हैं उनको छोड़ देना। हार्ड वर्क मतलब सब पे लगे रहना, सब कुछ करते रहना, नहीं, हार्ड वर्क बेकार होता है। स्मार्ट वर्क देखो, तो डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं आपके। सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस ऑर्गेनाइज करना होगा। ऐसा अंधाधुंध तीर चलाओगे तो कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है। मैंने मतलब तीर खींचा, ऐसा चला दिया और उम्मीद करो कि कहीं भी लग जाए, नहीं, कुछ मतलब नहीं है उसका। क्लासेस में आपका सिलेबस होते जा रहा है, साइंस 1 का चैप्टर होते जा रहा है, साइंस 2 का चैप्टर होते जा रहा है, मैथ्स होते जा रहा है, आपको कुछ खबर ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑर्गेनाइज योर सिलेबस। अपना सिलेबस आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे ये भी बताना पड़ेगा। देखो, सिलेबस ऑर्गेनाइज करना मतलब सबसे पहले आप लोग बुक पे सारे चैप्टर्स लिख लो और फिर देखो कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है। बिकॉज बेसिकली क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में आपको मेंटरशिप नहीं दी जाती। मतलब एक एक को बुला के ऐसा नहीं पूछा जाता कि बेटा तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा नहीं आता है। बेसिकली मैं हाई क्लासेस की बात कर रहा हूँ। डेडिकेटेड स्टूडेंट होता है। डेडिकेटेड स्टूडेंट का क्या रहता है, मतलब उसका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। उसको सब खबर रहती है कि मुझे कब करना है, क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ उसका प्लान रहता है और वो खुद प्लान करता है। उसको डेडिकेटेड स्टूडेंट बोलते हैं। तो वो कहीं भी पढ़ ले, बट उसको पढ़ाने वाला अच्छा चाहिए, बस उसको आगे कोई मतलब नहीं। बट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, और एवरेज से एबोव वालों को भी ज़रूरत होती है। जो गॉड लेवल पे होते हैं उनको ज़रूरत हालांकि नहीं होती है। मैं भी एवरेज से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर था, तो मुझे भी मेंटरशिप की खैर ज़रूरत पड़ती थी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, आपको सारे चैप्टर्स लिख लेने हैं एक बुक में, फिर देखना है कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है। और दूसरी बात, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आपके क्लासेस में कितना चैप्टर हो गया है, कितना नहीं हुआ है। अब कुछ लोग यहाँ पे परेशान है, मैं क्लासेस ही नहीं जाता। तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हो उसके बारे में खबर रखो, है ना। यूट्यूब वगैरह कहीं से भी पढ़े होगे, उसका खबर रखो कि मैंने इतना चैप्टर कर लिया। तो ऑर्गेनाइज करना इसी को बोलते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसको सबसे पहले ब्लू पेन से सर्कल करो या फिर टिक मारो। ब्लू पेन का मतलब क्या है, देखो, ब्लू पेन का मतलब हुआ है कि आपसे एक बार वो चीज़ हो गई है, वन टाइम। फिर आप ब्लैक से करो, ब्लैक मतलब सेकंड टाइम हो गई। फिर आप लोग रेड से उसको मार्क कर लो। रेड से मतलब थर्ड टाइम आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब अब वो परफेक्ट हो गया है, अब वो चैप्टर डेंजर नहीं रहा। हालांकि रेड से कर रहे डेंजर है, बट वो डेंजर नहीं रहा, आप उसके लिए अब डेंजर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग ध्यान रखो, फोकस करो कि क्या कैसे हो रहा है। फोकस ऑन सिलेबस। सिलेबस पर फोकस करो कि आखिर मेरा कौन कौन सा चैप्टर हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है। जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हमें आता है, ये चैप्टर हमें आता है, ये चैप्टर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं अब जब भी उसका एक क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपका वो चैप्टर अच्छे से हुआ ही नहीं है, आप बस बोल रहे हो कि मेरा हो गया है, हो गया है। तो अपने आप को टेस्ट करो। आपके अंदर चोर कहाँ छुपा है वो सिर्फ आप जानते हो, वो मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। वो अभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और क्वेश्चन उसने पूछा, आपने आंसर दिया, फिर आप पीछे मुड़े और आपने कहा अच्छा वो मैं सही आंसर नहीं पूछा, मेरे को याद ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आपको कौन सा आंसर याद नहीं है, तो अच्छे से उसको याद करो। चीज़ों को समझ के याद करो, रट्टा मत मारो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को लोग ज़्यादातर रट्टा मारते हैं, ठीक है, रट्टा मारो, लेकिन समझ के रट्टा मारो। ऐसा मत रट्टा मारो कि भूल जाओ तो कुछ याद ही ना आए। समझ के रट्टा मारने में और रट्टा मारने में क्या फ़र्क है। रट्टा मारना मतलब वर्ड देख के रटते जाना। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, है ना, ऐसा था ना। और फिर इसको रट्टा मारना बोलते हैं। समझने वाला, कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, ऐसा था। तो समझ के जब रटे रहोगे तो आपको अगर आंसर नहीं याद आएगा बट मीनिंग याद रहेगी कि यार आंसर में ऐसा ऐसा लिखा था कार्ल मार्क्स के हिसाब से, तो आपको धीरे धीरे आंसर भी याद आता जाएगा। बट आप अगर रट्टा मारे रहोगे तो एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा आपको, तब एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा, वरना रट्टी वाली चीज़ काम नहीं आती।
तो समझ के चीज़ों को रटो और सिलेबस पे फोकस करो कि क्लासेस में हो तो कौन कौन सा सिलेबस होते जा रहा है, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो तो कौन कौन सा चैप्टर होते जा रहा है, उस पर फोकस करो। ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। रिवीजन से पहले मैं यहाँ पे एक टॉपिक डालना चाहूँगा होमवर्क का। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे क्लासेस में होमवर्क नहीं मिलता, महान हो, तो यहाँ पे लिखो डेली टारगेट। होमवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप मुझसे 1 वर्ड में आंसर पूछोगे कि आपने 10th में इतना अच्छा कैसे स्कोर किया, मैं उसका 1 वर्ड में आंसर दूंगा होमवर्क। कभी होमवर्क नहीं छोड़ा मैंने, कभी भी। ठीक है। और यही कारण था फॉर माई बिग स्कोर, यही कारण था, और कुछ कारण नहीं था। मैं भी घर पे सेल्फ स्टडी कम करता था, सिर्फ क्लासेस में ही पढ़ता था। मैं भी घर पे गेम वगैरह खेलता था, टीवी वगैरह देखता था, दैट्स फाइन, आप भी करते हो। बट आप में और मुझ में डिफरेंस एक ही है कि मैं होमवर्क डेली करता था और आप होमवर्क नहीं करते हो, है ना। ऑनलाइन का ज़माना है, कौन चेक करेगा, ऑफलाइन में तो बच ही जाते हो। तो कुछ लोगों को ऐसे ही रहता है और कुछ लोग को होमवर्क नहीं मिलता, तो खुद से होमवर्क बनाओ कि मेरा मैथ्स का इतना इतना प्रैक्टिस सेट हो गया है, साइंस के इतने इतने चैप्टर हो गए हैं, तो मुझे डेली इसका साइंस का 2-2 चैप्टर रिवाइज़ करना है, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी का 2-2 चैप्टर रिवाइज़ करना है, और डेली मैथमेटिक्स का मेरे को 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो ऐसा खुद से टारगेट बनाओ। अगर आपको होमवर्क नहीं मिलता है तो होमवर्क मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। चौथी चीज़ आती है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको भनक भी नहीं लगेगी और पूरा का पूरा सिलेबस क्लासेस में हो जाएगा, फिर टेस्ट भी चालू हो जाएगा, गंदे मार्क्स भी आने लगेंगे, फिर सोचते रह जाओगे आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। तो रिवीजन करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। आपको सपोज़ क्लासेस में कोई चैप्टर कराया गया, सपोज़ क्लासेस में आज आपको सर्कल चैप्टर कराया गया, कुछ दिन बाद आपको सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज का कौन सा सम कैसे किया था वो याद ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि उस चीज़ को 2-3 हफ्ते हो गए। कोई यहाँ पे एलियन नहीं होता है जिसको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहे। नहीं, हर कोई रिवाइज़ करता है। इवन आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो हर साल सेम चीज़ को रिवाइज़ करते हैं। कुछ टीचर्स मतलब बिना प्रिपेयर किए सीधा पढ़ाने लगते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स, और जो नए टीचर्स होते हैं वो घर से पहले प्रिपेयर करके आते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, फिर भी वो रिवाइज़ करते हैं। हर महीने जब पढ़ाते हैं उनका रिवीजन होता है, स्कूल में, क्लासेस में, दूसरे क्लासेस में, या सिर्फ स्कूल में ही हर टाइम उनका रिवीजन होता है। आप जब डाउट पूछते हो उनका रिवीजन होता है, तो वो भी रिवाइज़ करते हैं, इसीलिए उनको याद रहता है। ऐसा कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है कि उनको याद रहेगा। उनको 10 साल तक टीचिंग से हटा दो, फिर उनसे एक सम पूछो, नहीं हो पाएगा। किसी से भी पूछ लो, आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन, ठीक है। तो किसी से भी नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी चीज़ है। अभी आप 10th से निकल गए हो, और अगर मैं आपको आज मतलब अगर कोई 11th का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो आज मैं अगर उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 14 दे दूँ या फिर क्वेश्चन नंबर 12 दे दूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि उससे हो पाए। क्यों? क्योंकि डेंजर क्वेश्चन था। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको नहीं आएगा वो। बट अगर आप उसका डेली रिवीजन करते हो तो आपसे वो कभी भी हो जाएगा। और अगर आप 10-15 बार रिवीजन कर लेते हो तब तो आपसे कभी भी हो जाएगा। 10-15 साल बाद पूछूंगा तो भी हो जाएगा। तो रिवीजन करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ऐसी गलतफहमी मत पालना कि मुझे रिवीजन नहीं करना है, मेरे से ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपना बताता हूँ, मैथमेटिक्स की बुक्स को मैंने 10 से 12 बार सॉल्व किया था। मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक को, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, सबको 10 से 12 बार सॉल्व किया था। क्या हमें भी 10 से 12 बार सॉल्व करना है? नहीं। अरे प्रैक्टिस सेट को ही कितने बार सॉल्व करोगे? 5-6 बार बहुत है। मतलब हमें होमवर्क ही इतना मिलता था कि हो जाता था 10-12 बार, बट आप 5-6 बार करते हो, इट्स फाइन, दैट्स ओके। दोनों टेक्स्ट बुक का 5-6 बार करते हो, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस एक हार्ड सब्जेक्ट है ड्यू टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन की वजह से आप लोग समझ नहीं पाते हो, और अगर नहीं समझ पाते हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे वीडियोज़ रिफ़र करो, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि यार वीडियोज़ सफिशिएंट नहीं है, आप बहुत कम टाइम में बता देते हो, ऐसा नहीं है। अब दूसरे लोग किसी हलवा टॉपिक के लिए 4 घंटा लेते हैं तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती है। आप वीडियो तो देखो और फिर बताओ मुझे कि आपसे ये कंटेंट रह गया, आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ाया। मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब देखो, सबसे पहली बात, आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हर एक कंसेप्ट को डीप में बताते हैं, ठीक। डीप में बताते क्या है, मतलब उसी चीज़ को रिपीट करते हैं या फिर उसी के कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट जो अच्छे टीचर्स होते हैं उन लोग फालतू कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे टीचर मतलब वो जो स्टूडेंट्स को स्मार्ट वर्क कराए। स्मार्ट वर्क मतलब जो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं, जो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को अवॉइड करना। और जो चीज़ें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी वो चीज़ें वो बताते होंगे, जैसे यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन, डू यू नो के क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप मैथमेटिक्स के इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में करा देते हो, तो फ़ायदा है ना। मतलब कोई चीज़ अगर तुम्हें बहुत अच्छी दिखने लगती है फ्री में, तो तुम्हें लगता है यार इसमें कुछ खराबी है,
मतलब मैं भी फिर बैठूं और 2.2 जो मैंने 12 या 16 मिनट में पढ़ाया है उसको 1 घंटा लगाऊं मैं बाकी लोगों की तरह? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ छोटे में हो जाती है और समझ के देखो, पूरा वीडियो समझेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 1 शॉट वीडियो, कुछ लोग बोलते हैं कि आप 1 शॉट वीडियो पढ़ाते हो और इतने कम टाइम में आप इतना सब कुछ बता देते हो, तो समझता नहीं है। वेस्ट करो 4 घंटा, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो चीज़ें भूलते जाओगे। क्लासेस में इतने चैप्टर हो गए, डेली उतने चैप्टर रिवाइज करते जाओ, हमेशा रिवीजन करते जाओ। हिस्ट्री ज्योग्राफी का रिवीजन महीने में 1 बार, हिस्ट्री ज्योग्राफी का महीने में 1 बार, मैथ्स का आधे महीने में 1 बार, साइंस का हफ्ते में रिवीजन चाहिए हर एक चैप्टर का, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब आधा हुआ तो 1 महीने में करो, उसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसको बाद में भी आप रटना चाहो तो रट सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो मैं बताऊंगा अभी उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, क्या नहीं करना है अब समझ लो, जो करना है उसका अपोजिट नहीं करना है। रिवीजन ना करें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स, सोशल साइंस। तो लैंग्वेजेस में आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है? सबसे पहले आप जब पेपर पैटर्न चेक करोगे तो पेपर पैटर्न में आपको मिलेगा कि इंग्लिश के शुरुआत में आते हैं 10 मार्क के ग्रामर। 10 मार्क के ग्रामर में सबसे पहले 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 4 करना रहते हैं, चारों ईजी होते हैं। ईजी मतलब फ्रेम वर्ड, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसका नाउन फॉर्म बताओ, वर्ड चेन बनाओ और 2 कंपाउंड वर्ड के नाम बताओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हल्वा चीज़ें इंग्लिश के शुरुआती पेपर पैटर्न में। फिर आते थोड़ा हार्ड ग्रामर, 3 में से 2 करना रहता है, 4 मार्क्स का रहता है, टेंस में चेंज करना रहता है, वॉइस में चेंज करना रहता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच रहती है। तो इन ग्रामर टॉपिक्स को पेपर पैटर्न के हिसाब से कवर करो, ऐसे ही रैंडमली मत पढ़ते जाओ। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे आपने समास का वीडियो नहीं डाला, अलंकार का वीडियो नहीं डाला है, वो कब का खत्म हो गया? 2019 में ही जब आखिरी बार बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें आखिरी बार आया था वो। फिर 2020 में जो नया पेपर पैटर्न रिलीज हुआ उसमें से समास, अलंकार सबको निकाल दिया गया, विभक्ति सब कुछ खत्म हो गया मराठी से। कुछ नहीं है अब मराठी का पेपर पैटर्न में। पेपर पैटर्न का मैंने वीडियो बनाया है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो। मतलब जो भी 10th वाले देख रहे हैं उनको लगता होगा कि आपने 10th के लिए कुछ कंटेंट नहीं देखो। आप प्लेलिस्ट खोलो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पेपर पैटर्न, हाउ टू स्कोर छोड़ो, जाने दो, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि लैंग्वेजेस में अगली चीज़ें क्या करनी है। आपको चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग पढ़नी है, पूरी स्टोरी याद रखनी है, 5-6 पर्सनल रिस्पॉन्स हर एक चैप्टर से पढ़ने हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स, स्वामत, अभिव्यक्ति, जो भी बोलो। और एक और होता है देखो, ओडी का रसग्रहण। मतलब आपको मराठी में ये 2019 में आता था कि 2 लाइन आपको दे दी गई मराठी में कोई भी, ठीक है, और उसमें से आपको बोलता था कि इसका रसग्रहण करो। तो अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे टेलीग्राम पे कि हमारे सर ये चीज़ का हमें टेस्ट ले रहे हैं, आप उसका बताओ हम क्या करें। वो चीज़ पेपर पैटर्न से निकाल दी गई है भाई, पेपर पैटर्न चेक कर लो फिर पढ़ाओ। तो पेपर पैटर्न एक बार आप लोग देख लो, उसमें वो चीज़ निकाल दी गई है, वो चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। कराते हैं कर लो, बट एग्जाम में तो नहीं आएगी ना, तो ध्यान मत दो उस पर ज़्यादा। हिंदी की बात करें उसमें भी आपको स्वामत पढ़ना ही पढ़ना है, हर एक चैप्टर से 5-6। टेक्स्ट बुक में तो एक ही दिया है। तो टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया में, नवनीत नाम की चीज़ होती है और मास्टर की नाम की चीज़ होती है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, उसको भी पढ़ लो, ठीक है। बाकी रसग्रहण का क्या करना है, इंग्लिश में रसग्रहण है नहीं, इंग्लिश में अप्रिसिएशन है, बहुत ईजी है, 5 मार्क्स का आता है, सब कुछ आसानी से आप लोग रट सकते हो। सारे अप्रिसिएशन याद कर लेना इंग्लिश के, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आता, ये दिक्कत है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस कोई बताएगा भी नहीं। मराठी में आप कोई 2 रसग्रहण छोड़ सकते हो, कंसेक्यूटिव नहीं, कोई मतलब पहला रसग्रहण छोड़ा है तो फिर 5वां या 6ठा रसग्रहण छोड़ना, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा दोनों छोड़ दिया, ऐसा मत करना, ठीक। कोई 2 रसग्रहण आप लोग मराठी में छोड़ सकते हो, बट अभी मत करना, अभी मत करना। एक बार एग्जाम नज़दीक आने दो, अगर मैंने वीडियोस कंटिन्यू किया तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा रसग्रहण जरूरी है। और अगर यकीन नहीं होता है तो मेरे वीडियो उठा के देख लो। मैंने 2020 बोर्ड एग्जाम, जो मेरा बोर्ड एग्जाम था, उसके कई दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मराठी के पेपर में यही रसग्रहण आएगा। 3 रसग्रहण दिया था और उसी में से आया बोर्ड एग्जाम में। मेन तो मैंने 2 ही दिया था और बोला टाइम मिले तो ये 2 भी पढ़ लेना, और वो 4 में से ही 2 आया, बट मैंने जो मेन 2 दिया था उसमें से 1 आया। तो ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी बोल देता हूँ। साइंस की बात करें तो साइंस भी आप लोगों को पढ़ के रखना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, साइंस उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, बोझ की तरह नहीं पढ़ना है कि यार कैसे रटूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स तो आप लोगों को बता दिया, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सर्कल चैप्टर हाथ प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। सर्कल चैप्टर क्या सब आ जाएगा तुम्हें, प्रैक्टिस तो करो। सोशल साइंस रटना है समझ के रटना है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, राइटिंग स्किल का। अब राइटिंग स्किल में कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब रैंडमली कोई भी लेटर राइटिंग ले लेते हैं और लिखने लगते हैं। नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में एक चीज़ लिखी हुई है, एक चैप्टर था नाव की यात्री, और उस बुक में से एक चैप्टर लिया गया था। इंटरव्यू दिया गया है आपको हिंदी के 9वें चैप्टर में, 2nd यूनिट में 9वें चैप्टर में। उसमें उनका जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, कोई लेखक थे, तो उनसे जब पूछा गया नागर जी से
तो उनसे जब पूछा गया कि आप पहले लिखना चालू किए थे या पढ़ना चालू किए थे, तो उन्होंने सीधा कहा था कि लिखने से पहले पढ़ना पड़ता है। तो सेम चीज़ राइटिंग स्किल में भी अप्लाई होती है, आपको लिखने से पहले पढ़ना होगा। इतनी सारी राइटिंग स्किल पढ़ लो कि आपको सामने कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप ब्लैंक ना हो। एस्से राइटिंग हो, कोई और टॉपिक हो, स्टोरी राइटिंग हो, आपको यही नहीं समझ में आता है कि शुरू कहाँ से करें। एक बार मुझे शुरुआत दे दो ना, मैं आगे खुद ही कर ले जाऊँगा। जैसे कुछ लोग पूछते स्टडी कैसे शुरू करूँ, अरे बुक उठाओ, वीडियो निकालो, शुरू करो, उसमें क्या शुरू करना है। ऐसे निबंध का कुछ लोग पूछते हैं, तो निबंध वाला सवाल जायज़ है, बट स्टडी कैसे शुरू करें वो सवाल कुछ भी। तो राइटिंग स्किल में आपको कैसे शुरू करना है, शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कई सारी राइटिंग स्किल पढ़नी होगी। तो आपके मन में खुद आइडिया आएगा कि कैसे शुरू करूँ। मुझे भी ये डिफ़िकल्टी हुई थी 10th में। एक बार मतलब ऐसे ही हम लोगों के सर ने रैंडमली राइटिंग स्किल लिखने दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था शुरू कैसे करूँ। स्टार्टिंग बहुत गड़बड़ की थी मैंने, बट आगे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, इसलिए 3.5 मार्क्स मिले थे। तो शुरुआत आपको कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। मैंने कई सारी राइटिंग स्किल पढ़ी, नवनीत की, मास्टर की सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए उनकी। उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये टॉपिक का आया, तो ऐसे स्टार्टिंग करने का। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइटिंग स्किल्स कई बार सेम टू सेम आ जाती है, जिनकी आपको कोचिंग में प्रैक्टिस कराई जाती है। पुस्तक की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा, इसकी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा, ऐसा आते रहता है, रिपीट होते रहते हैं। जैसे पुस्तक की आत्मकथा पिछले साल हिंदी में आया मेरे पेपर में, फिर वही सेम चीज़ मराठी में आ गई, कितना फ़ायदा हुआ। और पुस्तक की आत्मकथा मैंने वो लिख के आया था जो मैंने 6th में पढ़ा था, बहुत बढ़िया वो आत्मकथा थी। छोड़ो जाने दो, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो बताऊंगा नहीं। तो राइटिंग स्किल में आपको प्रैक्टिस करना है, अभी से एक राइटिंग स्किल का टॉपिक उठाना है और प्रैक्टिस करना है। बट अभी आप वो मजाक में प्रैक्टिस करोगे, मुझे पता है। मेन प्रैक्टिस तब होगी जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे। कब शुरू करोगे, 2022 में। कौन से मंथ में, फरवरी में। फरवरी में शुरू करना, ऐसे ही नहीं मतलब मेरा सिलेबस हो गया है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा। अभी 2-3 सवाल पूछूंगा, आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले रिवीजन कर लो 3-4 बार, सब कुछ पक्का कर लो। कहीं से भी कोई पूछे तो आंसर दे पाओ, तो समझ लेना तुम 100% वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया है अभी से और सारे आंसर से याद हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, अभी एक नॉर्मल फार्मूला पूछ लो, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, वो सिर्फ जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना राइटिंग स्किल के बारे में। बाकी साइंस का मैंने बता दिया, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बोझ की तरह मत पढ़ो साइंस 1। और ज़रूरत है आपको एक अच्छे पढ़ाने वाले की। मतलब ऑनलाइन में अगर समझ में नहीं आता है, ऑफलाइन में समझ में आता था, तो मतलब आप ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते होगे, क्योंकि जो टीचर ऑफलाइन में जैसा पढ़ाता था वैसे ही ऑनलाइन में भी पढ़ाता होगा, आपसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा होगा। तो यूट्यूब वीडियोज़ रिफ़र करो। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा चैनल रिफ़र करो, जिसका पसंद आता है उनका रिफ़र करो। ठीक है, सभी लोग बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। टाइम सेविंग की बात आती है तो उसमें मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा चैनल टाइम बचाने में बेस्ट है। जो चीज़ें आपको बाकी जगह पर 3 घंटे 4 घंटे में मिलेंगी, वो यहाँ पर आपको 1 घंटे में मिलेंगी। और जो चीज़ें बाकी जगह 1 घंटे में, वो यहाँ 20 या 25 मिनट में। जाने दो, छोड़ो। तो ये बातें कुछ थी जो आपको याद रखनी है अपनी 10th की स्टडीज़ में, और इन्हीं चीज़ों को जरूर करना। सबसे पहले आज अपना सिलेबस ऑर्गेनाइज कर लेना अपनी बुक में, और फिर टिक कर लेना कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर हो गया है क्लासेस में और तुमने कितना किया है। जो क्लासेस में हो गया उसको पेंसिल से टिक करो, जो तुम्हारा हुआ है उसको पेन से टिक करो। ठीक, फिर होमवर्क अपना डेली करो, या डेली टारगेट बना लो, उसको डेली करो। वैसे ही करोगे नहीं, मुझे पता है, छोड़ो मत करो। रिवीजन कर लेना रिवीजन कर लेना। ठीक है, 3 से 4 बार रिवीजन मस्ट है। मैंने खुद 1 बार किया था, सोचो आप 3 से 4 बार करोगे तो कितना स्कोर आएगा आपका। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब आपके लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो ऐसी स्टडी वीडियो वगैरह मैं लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।